नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल में। तो चलिए आज शुरू करते हैं टेस्ट नंबर 11 जो स्पेशली साइंस से रिलेटेड है, जो बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहला प्रश्न है आज का कि एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है। तो एवोगाड्रो संख्या का मान 6.02 गुना 10⁻23 होता है। 6.023 गुना 10⁻23 होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, या दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहते हैं। तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को पार्सेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्सेक बोलते हैं। और एक पार्सेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है। तो 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होता है। और यही किलोमीटर में पूछे तो 10⁻12 किलोमीटर। चलिए आगे देखते हैं। 1 लीटर बराबर लीटर कितने गैलन के बराबर होता है। 1 लीटर कितना गैलन के बराबर होता है। तो 1 लीटर कितना गैलन के बराबर होता है। तो 0.2642 लीटर के बराबर होता है, गैलन के बराबर होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि एक फर्मी में कितना मीटर होता है। तो एक फर्मी में 10⁻−15 मीटर होता है। एक फर्मी में 10⁻−15 मीटर होता है। चलिए अगला प्रश्न, लॉगरिथम के आविष्कारक कौन है। लॉगरिथम के आविष्कारक जॉन नेपियर है, जो 1614 ईस्वी में इसका आविष्कार किए थे। चलिए आगे देखते हैं। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक मैक्स प्लांक है। कौन है? मैक्स प्लांक है। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो वायुमंडल की आर्द्रता है तो एक कमी होगी और कभी बढ़ेगी भी, तो इसको हाइग्रोमीटर से मापते हैं। और घनत्व होगा तो हाइड्रोमीटर से मापते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि एक एंगस्ट्रम जो मात्रक है बराबर होता है, यानी एक एंगस्ट्रम किसके बराबर होता है। तो एक एंगस्ट्रम जो होता है वह आपको 10⁻10 मीटर के बराबर होता है। 10⁻10 मीटर के बराबर होता है। आगे देखते हैं कि पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर किस पर करता है। जो पृथ्वी का उपग्रह है, कौन है? चंद्रमा का कक्षीय वेग किस पर निर्भर करता है। तो वह करता है कक्षा की त्रिज्या पर। किस पर करता है? कक्षा की रेडियस पर। आगे देखते हैं कि घड़ी की जो चाबी में संचित ऊर्जा होती है वह कौन सी ऊर्जा होती है। तो घड़ी की चाबी में जो संचित ऊर्जा होती है वह स्थितिज ऊर्जा होती है। जैसे मान लीजिए कि स्थितिज ऊर्जा, कोई भी वस्तु को एक पर एक रख देंगे तो उसमें स्थितिज ऊर्जा ही मतलब रहती है उसमें। जैसे आप एक जगह ईंट अगर जोड़िया कर रखा हुआ है तो उसमें भी स्थितिज ऊर्जा होगी। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि किसी पिंड के संवेग में 50% बढ़ोतरी कर दिया जाए, पिंड है उसके संवेग में यानी मोमेंटम में 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो गतिज ऊर्जा का जो उसका होगा वह 125% बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अनुदैर्घ्य तरंग उत्पन्न हो सकती है। अनुदैर्घ्य तरंग जो है उत्पन्न हो सकती है सभी माध्यम में। अनुदैर्घ्य यानी ध्वनि सभी माध्यम में उत्पन्न हो सकती है। अगला प्रश्न है कि किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती है। तो किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती है। तो हवा में नहीं हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका प्रश्न कहता है कि प्रतिबल और विकृति का अनुपात क्या कहलाता है। प्रतिबल और विकृति का अनुपात को क्या कहते हैं। तो उसको आप प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। प्रतिबल और विकृति के अनुपात को प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। आगे देखते हैं कि पनडुब्बी आधारित है, यानी पनडुब्बी किस सिद्धांत पर काम करता है। तो जो पनडुब्बी है वह आपका आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है। और आर्किमिडीज कहाँ के थे? तो ग्रीस, यूनान या एथेंस, जो भी आपका ऑप्शन में रहेगा वहीं देश के थे जो उत्प्लावकता के नियम का खोज किए थे। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं कि समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान क्यों होता है। समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान क्यों होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो समुद्र के पानी का जो घनत्व है नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसी कारण इसमें समुद्र में तैरना आसान होता है। अगला प्रश्न है कि तरंग अपश्रव्य कही जाती है जबकि उसकी आवृत्ति जो होती है, उसकी जो आवृत्ति होती है वह आपका 20 हर्ट्ज से
कम होती है। मैंने अपसरब तरंग किसको कहेंगे, तो जिस तरंग का हर्ट्ज मतलब 20 हर्ट्ज से कम होगा, जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होगी, उस तरंग को हम अपश्रव्य तरंग कहते हैं। और श्रव्य तरंग 20 से 20,000 के बीच को श्रव्य तरंग कहते हैं, जिसको हम लोग सुन सकते हैं। और 20,000 से ऊपर को परश्रव्य तरंग कहते हैं, जिसको चमगादड़ सुनता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यदि किसी तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यदि किसी तरंग की जो लंबाई है उसका मान को आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग भी आधा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि ध्वनि तरंगे कैसी है। तो जो ध्वनि तरंगे है अनुदैर्घ्य तरंगे है, और अनुप्रस्थ जो है वो प्रकाश जो होता है वो अनुप्रस्थ तरंग होता है। तो अनुदैर्घ्य में द है तो अनुदैर्घ्य हो जाएगा, ध्वनि में द है तो अनुदैर्घ्य हो जाएगा, अनुप्रस्थ में प है तो प्रकाश तरंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है, याद करने का एक ट्रिक है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी है उसके वक्रता त्रिज्या के क्या होती है, तो आधी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। आगे प्रश्न देखते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, यानी उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल दर्पण में काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि प्रकाश तरंग उदाहरण है। प्रकाश तरंग उदाहरण है तो प्रकाश तरंग विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। चलिए आगे देखते हैं। फोटोग्राफिक कैमरे का जो अभिदृश्यक लेंस होता है वह किसके भांति काम करता है। फोटोग्राफिक कैमरे का जो अभिदृश्यक लेंस होता है वह किसके भांति काम करता है, तो आपका उत्तल लेंस के भांति काम करता है। किसके भांति, उत्तल लेंस के भांति काम करता है। चलिए अगला प्रश्न है। E बराबर mc² को प्रतिपादित किसने किया था। E बराबर mc² को किसने प्रतिपादित किया था, तो इसको आइंस्टीन महोदय ने प्रतिपादित किए थे। ठीक है, E बराबर mc²। चलिए आगे है कि थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है। थोरियम के जो नाभिक है उसको किस में बदल सकते हैं, तो उसको प्लूटोनियम में बदल सकते हैं। किसमें, प्लूटोनियम में बदल सकते हैं। अगला प्रश्न है कि फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए, यानी जो फ्यूज में जो तार लगता है वह कैसा होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्न गलनांक का होना चाहिए। निम्न गलनांक का होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है। तो जो आवृत्ति होती है वह अवरक्त तरंग की जो आवृत्ति होती है सबसे अधिक होती है। एक्स किरण, ठीक है, परावैंगनिक किरण, अवरक्त किरण और गामा किरण में सबसे अवरक्त किरण की जो होती है आवृत्ति अधिक होती है। अगला प्रश्न है ऊर्जा का क्षय कम होता है। जो ऊर्जा का जो क्षय होता है किसमें कम होता है, तो दिष्ट धारा में कम होता है। चलिए अगला प्रश्न है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर काम करता है। आगे प्रश्न देख लेते हैं कि घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप जो होता है किस क्रम में जोड़े जाते हैं। लैंप को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो जो घरेलू प्रकाश यानी घर में जो प्रयोग होता है उसको समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और घर में सभी चीज़ें जो आपका पंखा वगैरह सब लगा हुआ है सब समानांतर क्रम में ही जोड़ा जाता है, जबकि घर में जो फ्यूज होता है वह श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए आगे देखते हैं कि ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है। जो ऊष्मा है किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकिरण माध्यम में। किस माध्यम में, विकिरण माध्यम में। आगे देख लेते हैं न्यूनतम जो संभवतः ताप होता है वह कितना होता है। तो जो न्यूनतम संभवतः जो ताप होता है वह -273 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं यदि वायुमंडल न होती तो दिन की जो अवधि होती वह क्या होती। तो दिन की जो अवधि होती वह कम हो जाती। अगर वायुमंडल ना होता तो दिन की जो अवधि होती वह कम हो जाता। सूर्यग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। तो सूर्यग्रहण के समय सूर्य का जो कोरोना या किरीट जिसको बोलते हैं वही भाग दिखाई देता है। और सूर्यग्रहण जो होता है वह अमावस्या के दिन होता है। चलिए अगला प्रश्न है सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन हो सकता है यदि प्रकाश इस माध्यम से इस माध्यम में जाए, यानी जो कांच से जो प्रकाश है कांच से वायु में जाएगा तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं सेट पेपर नंबर 13। तो सेट
पेपर नंबर 13 जो है, पहला प्रश्न क्या कहता है कि प्रतिध्वनि का कारण क्या है। प्रतिध्वनि का कारण क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि का परावर्तन। क्या हो जाएगा, ध्वनि का परावर्तन। ये प्रतिध्वनि यानी इको का कारण जो है ध्वनि का परावर्तन। अगला प्रश्न है कि झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा। झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसका आवर्तकाल घट जाएगा। अगला प्रश्न है यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 2 व्यक्ति भी बैठ जाएगा तो उसके आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला प्रश्न है कि सेकेंडरी जो पेंडुलम होता है उसका आवर्तकाल कितने सेकेंड का होता है, तो 2 सेकेंड का होता है। कितने सेकेंड का, 2 सेकेंड का होता है। अगला प्रश्न है कि केशिका नली में जल का ऊपरी सतह होता है। केशिका नली में जो जल का जो ऊपरी सतह होता है वह कैसा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल के भांति होता है। अगला प्रश्न है कि द्रव का घनत्व अधिक होने पर उसके पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर द्रव का घनत्व अधिक होगा तो उसके पृष्ठ तनाव जो भी होगा ना वो भी बढ़ जाएगा। सरफेस टेंशन जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सरफेस टेंशन उसका बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है कि पारा यानी Hg को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो उसका मेनिक्स जो होता है वह कैसा होता है। नवचंद्रक जिसको बोलते हैं उसका मेनिक्स जो होता है वह उत्तल हो जाता है। क्या हो जाता है, उत्तल हो जाता है। अगला प्रश्न है कि ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर ऊंचाई बढ़ेगा तो वायुमंडलीय दाब भी घट जाता है। अगला प्रश्न है कि एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल। एक बार 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है, तो किसी वस्तु का जो अधिकतम भार होता है कहाँ होता है, तो अधिकतम भार वस्तु का निर्वात में होता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का जो द्रव्यमान है वो लगभग कितना है, तो 1/81 है। कितना है, 1/81 है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भूअस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, यानी चारों ओर चक्कर लगाता है कितने घंटों में, तो ये 24 घंटों में चक्कर लगाता है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण क्या है। पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण क्या है, तो इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का जो पलायन वेग है कितना है, तो पृथ्वी का जो पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। पलायन वेग उसको कहते हैं कि पृथ्वी पर से जिस वेग से किसी वस्तु को फेंका जाए तो फिर वह पृथ्वी पर वापस लौट करना है, उसी को पलायन वेग कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार में क्या प्रभाव पड़ता है, तो भार में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी भार में उसका प्रभाव पड़ता है यानी परिवर्तनशील रहता है। चलिए अगला प्रश्न है कि ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था, तो ग्रहों के गति के नियम को केपलर ने प्रतिपादित किया था। किसने, केपलर ने प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है कि एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो एक जेट इंजन होता है वह रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक जेट इंजन का जो सिद्धांत है रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। अगला प्रश्न है कि एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकने पर अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करेगी। अधिकतम क्षैतिज दूरी का बात यहाँ है, तो अधिकतम क्षैतिज दूरी प्राप्त करने के लिए 45 डिग्री के कोण पर इसको फेंकना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है। तो वायुमंडल में जो बादल तैरता है उसका कारण है अल्प घनत्व और श्यानता। अल्प घनत्व और अल्प श्यानता। अगला प्रश्न है कि गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य होती है। जो गैस की अणुओं की गतिज ऊर्जा जो होती है किस ताप पर शून्य होती है, वह -273 डिग्री सेल्सियस पर शून्य हो जाती है। अगला प्रश्न है कि पारे का तापमापी किस ताप तक प्रयुक्त हो सकता है। पारे का तापमापी किस ताप तक प्रयुक्त हो सकता है, तो इसका राइट आंसर है 360 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न है कि प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है। तो जो बैगनी रंग जो है, बैगनी रंग इसका विचलन सबसे अधिक होता है और लाल का सबसे विचलन कम होता है। अगला प्रश्न है कि किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है। तो जो ध्वनि तरंग होगी वह अनुदैर्घ्य होती है। ध्वनि तरंगे जो होती है अनुदैर्घ्य होती है। अगला प्रश्न है कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक बराबर है,
तो उस स्थान पर नति कोण का मान कितना होगा, यानी किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक बराबर है तो उस पर नति कोण का मान कितना होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। क्या होगा? 45 डिग्री। अगला प्रश्न है कि द्रव तरंगों की तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करती है। द्रव तरंगों की जो तरंगदैर्घ्य है निर्भर नहीं करती है, किस पर निर्भर नहीं करती है, तो ए आवेश पर निर्भर नहीं करती है। अगला प्रश्न है कौन सा कण सबसे अधिक अस्थायी है। सबसे अधिक अस्थायी कौन सा कण है, कौन सा कण जो सबसे अधिक अस्थायी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन, सबसे अधिक अस्थायी है। अगला प्रश्न है एंगस्ट्रॉम क्या मापता है। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का तरंगदैर्घ्य मापता है। अगला प्रश्न है कि श्यानता गुणांक की एसआई मात्रक क्या है। श्यानता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉइज। क्या हो जाएगा? पॉइज। अगला प्रश्न है कि एक फैदम बराबर होता है, एक फैदम में कितना फीट होता है या कितना मीटर होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 फीट होता है। एक फैदम में 6 फीट होता है। अगला प्रश्न है कि टाइपराइटर के आविष्कारक कौन है। टाइपराइटर के आविष्कारक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 का सी, सैमुअल कोल्स। अगला प्रश्न है कि जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो जो जेट इंजन होता है रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है कि मानक दाब बराबर होता है। मानक दाब जो होता है बराबर होता है पारे के 70 mm पर बराबर होता है। अगला प्रश्न है कि मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है, तो यह गैसों का माप किया जाता है, यानी गैसों का दाब का माप किया जाता है। अगला प्रश्न है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घनत्व, डेंसिटी। अगला प्रश्न है कि केल्विन मान में मानव शरीर का तापमान कितना होता है, तो केल्विन मान में मानव शरीर का जो तापमान होता है 310 केल्विन होता है और 37 डिग्री सेल्सियस और 96.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि पारा जम जाता है, तो जो पारा जमता है -39 डिग्री सेल्सियस पर पारा जम जाता है। -39 डिग्री सेल्सियस पर पारा जम जाता है। अगला प्रश्न है कि उच्च तापक्रम को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। उच्च तापक्रम को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो उसको पायरोमीटर कहते हैं। जैसे सूर्य का ताप जो पायरोमीटर से मापा जाता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए।